नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं। अध्याय 12, जिसका शीर्षक है नगरपालिक शक्तियां और अपराध। जी, ये अध्याय सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। इसमें उन सब बातों के नियम हैं जो एक शहर को मतलब रहने लायक बनाते हैं। आज हम धारा 266 से 280 तक समझेंगे कि नगरपालिका के पास हमें और हमारे शहर को सुरक्षित रखने के लिए क्या-क्या शक्तियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली धारा है धारा 266, कोई शोभकारी खेल खेलना। शोभकारी ये थोड़ा भारी शब्द है, इसका असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ऐसा कोई भी खेल जिससे दूसरों को परेशानी या खतरा हो, जैसे लापरवाही से पतंग उड़ाना या फिर पटाखे और आग वाले गुब्बारे छोड़ना जिनसे आग लगने का डर हो, या कोई भी ऐसा खेल जिससे सड़क पर चलने वालों को या पड़ोसियों को कोई खतरा हो या परेशानी हो या फिर उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचने का डर हो। अच्छा, और अगर कोई ऐसा करता है तो उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा और ये जुर्माना 100 रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन 500 रुपए तक हो सकता है। ठीक है, मतलब उत्सव मनाएं पर जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाती है अगली धारा, धारा 267, अन्य न्यूसेंसों का प्रतिषेध। न्यूसेंस यानी उपद्रव या परेशानी पैदा करना। जी, इसकी उपधारा 1 में कई बातें बताई गई हैं। इसमें जो उपबंध क है वो सार्वजनिक रास्ते या सार्वजनिक स्थान के बारे में है। इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, इसका पहला पॉइंट आई कहता है कि कोई भी सार्वजनिक जगह पर मल मूत्र का त्याग नहीं करेगा और ना ही अपने साथ के बच्चे से ऐसा करवाएगा। ये तो बहुत ही बुनियादी बात है। हाँ, फिर आईवी में है कि मांस को बिना ढके इस तरह नहीं ले जाया जाएगा कि वो आम लोगों को दिखाई दे। पॉइंट 3 कहता है कि पशुओं या छकड़ों को एक जगह इकट्ठा नहीं किया जाएगा। और पॉइंट 4? के अधिनियम या नियमों के तहत लगाए गए किसी भी विज्ञापन, नोटिस या दस्तावेज को कोई हटाएगा नहीं, नष्ट नहीं करेगा या बिगाड़ेगा नहीं। अच्छा, और इसका आखिरी पॉइंट? पॉइंट वी है कि किसी भी खुले वाहन में कचरा या अपशिष्ट पदार्थ नहीं ले जाया जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ उपबंध क। आगे क्या है? फिर आता है उपबंध ख। ये कहता है कि ऐसी कोई जगह जो इस काम के लिए तय नहीं है, वहां कोई कब्र, समाधि या स्मारक नहीं बनाएगा और ना ही किसी शव को जलाएगा या दफनाएगा। और उपबंध ग? वो जानवरों के बारे में है कि किसी जानवर को ऐसे खुला नहीं छोड़ा जाएगा कि उससे किसी व्यक्ति को चोट, खतरा, डर या परेशानी हो। और उपबंध घ? कि ऐसी कोई जगह जो शौचालय के लिए नहीं बनी है, उसे शौच के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, न ही किसी और को करने दिया जाएगा। तो इन सब नियमों का उल्लंघन करने पर क्या होता है? उसके लिए है उपधारा 2। जो भी उपधारा 1 के किसी भी नियम का उल्लंघन करेगा, उस पर जुर्माना लगेगा। और ये जुर्माना 1000 रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन 2000 रुपए तक हो सकता है। चलिए, अब अगली धारा पर आते हैं। धारा 268, धुएं को खपा देना। जी, ये प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण धारा है। इसकी उपधारा 1 के अनुसार नगरपालिका एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके ये निर्देश दे सकती है कि उसकी सीमाओं के अंदर किसी भी फैक्ट्री या बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली हर भट्टी को इस तरह से बनाया जाए या बदला जाए कि उससे निकलने वाला धुआं ज्यादा से ज्यादा खत्म हो सके। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उपधारा 2 लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी भट्टी को बिना निर्देश के अनुसार बदले, इस्तेमाल करता है या करने देता है, या लापरवाही से इस तरह इस्तेमाल करता है कि धुआं ठीक से खत्म नहीं होता, तो उस पर जुर्माना लगेगा। कितना जुर्माना? पहली बार अपराध करने पर जुर्माना 1000 रुपए से 2000 रुपए तक होगा, और अगर यही अपराध दोबारा किया तो जुर्माना 2000 रुपए से 5000 रुपए तक होगा। इसमें एक परंतु भी दिया गया है। हाँ, इसमें एक छूट है। ये नियम रेलवे ट्रैक पर चलने वाले लोकोमोटिव इंजनों या सड़क की मरम्मत में इस्तेमाल होने वाले इंजनों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं व्यापारों पर लगने वाले नियमों पर। धारा 269, बाजारों, वधशालाओं और कतिपय कारोबार हेतु अनुज्ञप्ति। जी, अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस। उपधारा 1 कहती है कि नगरपालिका ये निर्देश दे सकती है कि कुछ खास तरह के व्यवसायों के लिए किसी भी स्थान का उपयोग बिना नगरपालिका के लाइसेंस के नहीं किया जाएगा। और अगर कोई बिना लाइसेंस के काम करता है तो उपधारा 2 के तहत उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो 1000 रुपए से 2000 रुपए तक होगा। बस जुर्माना? या और भी कुछ? और भी है।
उपधारा 3 के अनुसार दोषी ठहराए जाने पर नगर पालिका की अर्जी पर मजिस्ट्रेट उस जगह को बंद करने का आदेश देगा। और अगर उस आदेश के बाद भी उपयोग जारी रहता है तो हर दिन के लिए 50 रुपए से 100 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। लेकिन अगर कोई इस फैसले से खुश नहीं है तो उसके लिए उपधारा 4 है, लाइसेंस से जुड़े आदेश से दुखी कोई भी व्यक्ति आदेश मिलने की तारीख के 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है और अपील सुनने वाले अधिकारी का फैसला अंतिम माना जाएगा। इसी से जुड़ी है अगली धारा, धारा 270, बाजारों वधशालाओं का खोलना, बंद करना और पट्टा। हाँ, इसकी उपधारा 1 नगर पालिका को शक्ति देती है कि वो समय समय पर कोई भी सार्वजनिक बाजार या वधशाला मतलब स्लॉटर हाउस खोल या बंद कर सकती है। वो स्टॉलों के लिए किराया या फीस भी ले सकती है या नीलामी द्वारा उपयोग के अधिकार बेच सकती है। और अगर कोई बिना अनुमति के वहां सामान बेचे तो उपधारा 2 के तहत उस पर 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। उपधारा 3 ये भी कहती है कि नगर पालिका 1 साल से कम समय के लिए फीस इकट्ठा करने का काम नीलामी या निजी कॉन्ट्रैक्ट द्वारा पट्टे पर यानी लीज पर दे सकती है। अच्छा, क्या नगर पालिका अपनी सीमा के बाहर भी वधशाला बना सकती है? हाँ, बना सकती है। यही बात धारा 271 नगर पालिक सीमाओं के बाहर वधशालाएं आदि में बताई गई है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी की मंजूरी लेनी होगी और एक बार बन जाने पर वहां भी अधिनियम के सभी नियम वैसे ही लागू होंगे जैसे नगर पालिका की सीमा के अंदर होते हैं। और नई वधशाला खोलने से पहले क्या ध्यान रखना होता है? वो बताया गया है धारा 272 नई वधशालाओं का खोला जाना में। इसमें कहा गया है कि जब भी नगर पालिका कोई नई वधशाला स्थापित करने का फैसला करेगी तो वो सार्वजनिक सुविधा, आम लोगों की राय और मिले हुए तार्किक ऐतराजों पर विचार करेगी। ये बहुत जरूरी है, मतलब मनमाने ढंग से फैसला नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। अब उस विषय पर आते हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी। धारा 273 खतरनाक रोगों को रोकने हेतु शक्तियां। जी, ये इस अध्याय की सबसे शक्तिशाली धाराओं में से एक है। इसकी उपधारा 1 कहती है कि नगर पालिका उपधारा 2 में दी गई शक्तियों का उपयोग कर सकती है। तो क्या क्या शक्तियां हैं उपधारा 2 में? इसमें बहुत सारी हैं। उपबंध क के तहत वो खतरनाक बीमारी की सूचना देना अनिवार्य कर सकती है। हाँ। उपबंध ख के तहत जिस स्थान पर बीमारी होने का संदेह हो उसका निरीक्षण करवा सकती है। और पानी वगैरह को लेकर? हाँ, उपबंध ग के अनुसार जिन कुओं या तालाबों से बीमारी फैलने की आशंका हो उनसे पानी लेने पर रोक लगा सकती है। क्या किसी को अस्पताल में भर्ती होने के लिए मजबूर किया जा सकता है? जी, उपबंध ख यही शक्ति देता है। वो संक्रामक रोगी को अस्पताल में भर्ती करा सकती है और बिना अनुमति अस्पताल छोड़ने पर रोक भी लगा सकती है। और साफ सफाई के लिए? उपबंध ग के तहत किसी भवन या वस्तु को साफ और कीटाणु रहित करने का नोटिस दे सकती है। उपबंध च के अनुसार होटल या धर्मशाला में संक्रमित कमरे को तब तक किराए पर देने से रोक सकती है जब तक वो कीटाणु रहित न हो जाए। इसमें तो झोपड़ियों को नष्ट करने की भी बात है। हाँ, उपबंध 6 में मजिस्ट्रेट की अनुमति से गंदी झोंपड़ियों को नष्ट कर सकती है ताकि बीमारी ना फैले। उपबंध ज में संक्रमित वस्तुओं को कीटाणु रहित करने या नष्ट करने का आदेश देने की शक्ति है। और मरीजों के आने जाने के लिए? उसके लिए है उपबंध झ। इसका पॉइंट आय कहता है कि मरीजों को मुफ्त में ले जाने के लिए वाहन का प्रबंध कर सकती है और आय उन्हें सार्वजनिक वाहनों में ले जाने पर रोक लगा सकती है। उपबंध न्य बीमार व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर बिना सावधानी के घूमने से रोकता है और उपबंध ट संक्रमित वस्तु को बिना कीटाणु रहित किए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर रोक लगाता है। तो इन शक्तियों के इस्तेमाल से अगर किसी की संपत्ति को नुकसान हो तो? उसके लिए उपधारा 3 है। अगर किसी को बड़ा नुकसान होता है तो नगर पालिका मुआवजा दे सकती है। और इन आदेशों का पालन ना करने पर? उपधारा 4 के तहत 2000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। ये सारी शक्तियां क्या हमेशा रहती हैं? नहीं, उपधारा 5 कहती है कि राज्य सरकार इन शक्तियों को वापस ले सकती है या इनमें बदलाव कर सकती है। ठीक है। इसी तरह की एक और विशेष शक्ति है धारा 274 में अति भीड़ वाले क्षेत्रों हेतु विशेष शक्तियां। जी, उपधारा 1 के अनुसार अगर किसी क्षेत्र में भीड़, गंदगी या तंग गलियों के वजह से बीमारी का खतरा हो तो राज्य सरकार नगर पालिका को विशेष शक्तियां दे सकती है। कैसी शक्तियां? उपधारा 2 बताती है
उपबंध क के तहत खतरनाक भवन को गिराने, हटाने या सुधारने का नोटिस दे सकती है। उपबंध ख के अनुसार नोटिस का पालन न होने पर नगरपालिका खुद कार्रवाई कर सकती है और उपबंध ग के तहत ऐसी जगह पर दोबारा भवन बनाने पर रोक लगा सकती है। लेकिन जिसका घर गिराया गया उसका क्या? उसे धारा 295 के अनुसार मुआवजा मिलेगा। उपधारा 3 में ये भी साफ है कि यदि गिराया गया भवन नियमों के अनुसार बना था तो नगरपालिका मुआवजा देगी। और उपधारा 4 कहती है कि राज्य सरकार इन शक्तियों को भी वापस ले सकती है या बदल सकती है। चलिए, अब जीवन के अंतिम पड़ाव से जुड़े नियमों पर आते हैं। धारा 275, शव गाड़ना और कब्रिस्तान। ये धारा नगरपालिका को 2 शक्तियां देती है। उपबंध क के तहत कब्रिस्तानों और श्मशानों का निर्माण और रखरखाव करना, और उपबंध ख के तहत मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए स्थानों का अधिग्रहण, रखरखाव और नियमन करना। और इनके प्रबंधन के बारे में? उसके लिए है धारा 276, कब्रिस्तानों और श्मशानों के संबंध में शक्ति। इसकी उपधारा 1 के अनुसार नगरपालिका सार्वजनिक नोटिस देकर ऐसे कब्रिस्तान या श्मशान को बंद करने का आदेश दे सकती है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो। लेकिन बंद करने से पहले? हाँ, बंद करने से पहले उचित स्थान की व्यवस्था करनी होगी। उपधारा 2 कहती है कि नगरपालिका की लिखित अनुमति के बिना कोई नया कब्रिस्तान या श्मशान नहीं बनाया जा सकता। और नियम तोड़ने पर? उपधारा 3 के अनुसार 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना होगा। उपधारा 4 में अपील का प्रावधान है। आदेश से दुखी व्यक्ति 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है। और अगर 30 दिन निकल जाए तो? उपधारा 5 कहती है कि अपील का समय बढ़ाया जा सकता है अगर देरी का कोई उचित कारण हो। उपधारा 6 में कहा गया है कि कलेक्टर का फैसला अंतिम होगा, और उपधारा 7 के मुताबिक अपील के दौरान आदेश का पालन रुका रहेगा। ठीक है, अब एक और संवेदनशील विषय पर आते हैं। धारा 277, शवों को ले जाने का विनियमन। जी, इसकी उपधारा 1 कहती है कि नगरपालिका सार्वजनिक नोटिस द्वारा वो रास्ते तय करेगी जिनसे होकर ही शवों को ले जाया जा सकेगा, और उपधारा 2 के अनुसार इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अच्छा, शमशान घाट पर जो दुकानें होती हैं उनके लिए भी कोई नियम है? हाँ, बिल्कुल। धारा 278, शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों हेतु अनुज्ञप्ति। उपधारा 1 के तहत नगरपालिका तय फीस पर शमशान में ईंधन या अन्य सामान बेचने का लाइसेंस दे सकती है। उपधारा 2 के अनुसार इस लाइसेंस को उचित कारणों से रद्द भी किया जा सकता है। और सामान की कीमतों पर कोई नियंत्रण? जी, उपधारा 3 का उपबंध क कहता है कि नगरपालिका सामान की दरें तय करेगी, और उपबंध ख कहता है कि बिना लाइसेंस वाला कोई भी व्यक्ति 300 मीटर के दायरे में सामान नहीं बेचेगा। और उपधारा 4 में दंड का प्रावधान है। तय दर से ज्यादा पर बेचने या बिना लाइसेंस के बेचने पर 1000 से 2000 रुपए का जुर्माना होगा, और लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। अब एक बहुत ही मानवीय दायित्व की बात करते हैं। धारा 279, शवों को दफन करवाने जलवाने की शक्ति। जी, उपधारा 1 कहती है कि नगरपालिका लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करा सकती है, और उपधारा 2 के अनुसार अंतिम संस्कार जहां तक संभव हो मृतक के धर्म के अनुसार किया जाएगा। इसका खर्च कौन उठाएगा? उपधारा 3 कहती है कि इसका खर्च मृतक की संपत्ति से वसूला जाएगा। और इसमें एक बहुत अच्छी बात उपधारा 4 में है। नगरपालिका गरीबों के शवों का मुफ्त में अंतिम संस्कार करने का भी प्रावधान कर सकती है। ये सामाजिक सुरक्षा की दिशा में वाकई एक बड़ा कदम है। निश्चित रूप से। चलिए अब इस अध्याय की आखिरी धारा पर चलते हैं। धारा 280, मृत पशुओं के शवों का हटाया जाना। उपधारा 1 के अनुसार नगरपालिका मृत पशुओं के शवों की निपटान के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराएगी। और जिम्मेदारी किसकी होगी? उपधारा 2 कहती है कि पशु मालिक की जिम्मेदारी है कि वो 24 घंटे के अंदर या तो शव को तय स्थान पर ले जाए, या नगर सीमा से 2 किलोमीटर बाहर ले जाए, या फिर नगरपालिका को सूचना दे। और अगर मालिक का पता न हो तो उपधारा 3 के अनुसार जिस जगह पशु मरा है वहां के कब्जेदार की भी यही जिम्मेदारी होगी। क्या नगरपालिका इसके लिए कोई फीस लेती है? हाँ, उपधारा 4 के अनुसार नगरपालिका शव हटाने के लिए तय फीस ले सकती है। और इस नियम का उल्लंघन करने पर? उपधारा 5 में बताया गया है कि 1000 से 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
तो कुल मिलाकर ये अध्याय नगर पालिका को एक शहर चलाने के लिए हर तरह के अधिकार देता है। पतंग उड़ाने जैसी छोटी सी बात से लेकर महामारी को नियंत्रित करने जैसी बड़ी जिम्मेदारियों तक। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। कानून का उद्देश्य सिर्फ दंडित करना नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित, सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। ये धाराएं उसी लक्ष्य को हासिल करने के औजार हैं। आज की इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि एक शहर को सुचारू रूप से चलाने के पीछे कितने सारे नियमों और शक्तियों का एक जटिल ढांचा काम करता है। और यह भी कि जब हम नगर पालिका के किसी काम की आलोचना करते हैं, तो क्या हम ये समझते हैं कि उनके पास किन कानूनों के तहत काम करने की शक्ति या सीमाएं हैं? बिल्कुल सही। एक सवाल जो श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है वो ये है कि क्या ये कानून आज के आधुनिक शहरों की चुनौतियों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा या डिजिटल होर्डिंग से होने वाले न्यूसेंस से निपटने के लिए पर्याप्त हैं, या इन्हें समय के साथ बदलने की जरूरत है? यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना न भूलें। अपने सुझाव नीचे कमेंट में लिखें। धन्यवाद।